नमस्ते। ये मेरा पहला वीडियो है जहाँ पर मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करूँगा और कुछ समझने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो हम मिलकर कोशिश करेंगे समझने की और पढ़ने की। तो मुझे पता नहीं है ये कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से वीडियो बनाए जाते हैं, क्या क्वालिटी होती है। बट मुझे लगा यार कि काफ़ी खाली हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो कुछ दोस्तों की ज़रूरत है मुझे। तो मुझे लगा कि वीडियो बनाया जाए, इसी बहाने कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। ज़िंदगी तो बहरहाल एक कहानी है, तो कहानी में नए नए पात्र मिलते भी है, जुड़ते भी है और बिछड़ते भी हैं। तो आज मैं निठल्ले की डायरी यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है और ये इस बुक से शुरुआत करने का एक रीज़न ये भी है कि मुझे शब्द काफ़ी प्यारा लगा, निठल्ला, क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में शायद काफ़ी निठल्ला हूँ। काफ़ी अच्छे राइटर है, काफ़ी अच्छे लेखक है, व्यंग्यकार है, काफ़ी अच्छे व्यंग कसते हैं ये समाज पर, राजनीति पर, धर्म पर, जाति पर। शायद ही इन्होंने कुछ ऐसा कोना छोड़ा हुआ जहाँ पर इन्होंने अच्छे से व्यंग नहीं कसे होंगे। तो इनकी ये पूरी किताब है, हम पढ़ेंगे। छोटी छोटी कहानियाँ इसमें, छोटी छोटी, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 25 या 30 कहानियाँ हैं। तो हम एक एक कहानी पढ़ेंगे, आज एक, कल फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ऐसे हम शुरुआत करेंगे एक यात्रा की, जो कहाँ ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी और कैसे ख़त्म होगी, ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो इनका इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बता देना चाहता हूँ कि हरिशंकर परसाई, जो 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में जन्मे हरिशंकर परसाई का आरंभिक जीवन कठिन संघर्ष का रहा। अब देखो, हर कलाकार का जीवन तो संघर्ष के बिना शुरू ही नहीं होता। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और फिर डिप्लोमा इन टीचिंग का कोर्स। आपकी प्रकाशित कृतियाँ है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परख, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का तावीज़, विकलांग, श्रद्धा का दौर, तुलसीदास, चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ है, निठल्ले की डायरी, आवारा भीड़ के खतरे, जाने पहचाने लोग, कहत कबीर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, व्यंग निबंध संग्रह, पूछो परसाई से, साक्षात्कार। परसाई रचनावली शीर्षक से 6 खंडों में आपकी सभी रचनाएं संकलित हैं। आपकी रचनाओं का अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में हुए। महान लेखक है। आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपका निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ। ये काफ़ी दुखद था कि काफ़ी जल्दी चले गए। मुश्किल से इन्होंने 65-70 साल का जन्म जिया। काफ़ी दुखद था कि इतने अच्छे कलाकार, इतने अच्छे लेखक, जिनकी लेखनी बेहद उम्दा और खूबसूरत थी, वो हमें जल्दी छोड़कर चले गए। तो हम आज शुरू करेंगे निठल्लेपन का दर्शन। इनकी पहली कहानी छोटी सी, निठल्लेपन का दर्शन। निठल्ला भी कहीं डायरी लिखने का काम करेगा, असंभव। उसी तरह अविश्वसनीय जैसे ये कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाए गए, या ये कि तुकाराम पियानो पर अपने अभंग गाते थे,
मगर निठल्ले निठल्ले में फर्क है। जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में फर्क होता है। वो ईमानदार दोनों हैं। ये निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी डायरी पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि वो निठल्ला के नाम से इसलिए बदनाम था कि वो लगातार कोई काम नहीं करता था। अगर वो लगातार चौराहे पर खड़े होकर लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम करता रहता तो भी लोग उसे निठल्ला नहीं कहते वो जी लगाकर मुंह चिढ़ाने का काम करता है। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जाता है तब मुंह चिढ़ाना काम क्यों नहीं हो सकता। दूसरा कारण यह है कि वो ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे उसका अपना फायदा हो। अगर वो गैर कानूनी शराब उतार कर बेचता और हवेली खड़ी कर लेता तो बड़े बड़े कर्मयोगी उसे गुरु मानते। वो शायद घूमता रहता था और जहां था घुस जाता था। नियम उसकी जिंदगी में नहीं था। नियम के कारण ही एक उल्टा कहलाती है और दूसरी पतिव्रता। उल्टा का कुल मिलाकर पुरुष संपर्क पतिव्रता से कम होता है। तो भी निठल्ले की डायरी के पहले के पन्नों में कुछ फुटकर बातें लिखी पाई गई जिनसे मालूम होता है कि नियमित कर्म के प्रति उसकी विरक्ति कैसे होती गई। डायरी प्रकाशित करने के पहले ये कुछ अंश या उद्धृत किए जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की? क्या कृष्ण ने सचमुच रणभूमि में अर्जुन से ये सब कहा जिसे व्यास ने लिखा? इस सारे उद्देश्य का नतीजा क्या हुआ? अर्जुन ज्ञानी हो गया और लड़ने लगा। यानी ज्ञानी वो जो हमेशा लड़ने को तैयार है। पर दुर्योधन तो पहले से लड़ने को तैयार था। यानी दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी था। यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। ये बात मेरे गले नहीं उतरती। गीता नहीं कृष्ण ने कही, न व्यास ने लिखी। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा है या पैसे देकर लिखवाया है। प्रणाम मुझे मिल गया है। गीता में लिखा है, कर्मेण वाधि करास्ते मां फलूषे कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार में सिर्फ काम करना है, तुम फल की इच्छा मत करो। क्योंकि वहां अलालों को सब तरह से सुविधे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ वो निरादर के पात्र है। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना चोरी भी नहीं होती होगी। वही चोरी कराता है और वही पुलिसमैन से गश्त दिलवाता है। तो करणीय क्या है और अकरणीय क्या है? अभी तो ये निश्चित नहीं है कि वो जेब काटने से को बुरा मानता है। अभी तो ये निश्चित नहीं है कि वो जेब काटने को बुरा मानता है। आखिर जेब कटवाता तो वही है। मैं कुछ कामों को अच्छा मानकर जिंदगी भर करता जाऊं और बाद में मालूम हो कि इन कामों को वो बुरा मानता है तो मैं नरक में चला जाऊंगा। मैं जीवन रक्षा को अच्छा मानकर करूं, बाद में मालूम हो कि वो आबादी घटाने के लिए लोगों को मरवाना चाहता है। ऐसे हालात में मेरा सारा पुण्य पाप हो जाता है। तो बुरे डॉक्टर स्वर्ग का सुख भोगेंगे और अच्छे डॉक्टर नरक में सड़ेंगे। निर्णय होने तक की क्या बुरा है? निर्णय होने तक की क्या बुरा है और क्या अच्छा? अकर्म ही चलने दो। गली के मोड़ पर चबूतरे पर जगन्नाथ काका पालथी मारे बैठे रहते हैं। बैठे हैं और देख रहे हैं। मैं पूछता हूँ, काका क्या कर रहे हो? जवाब देते, बैठे हैं। सुबह पूछता हूँ तो बैठे हैं, दोपहर को पूछता हूँ तो बैठे हैं, शाम को पूछता हूँ तो बैठे हैं। और काका क्या हाल है? कुछ नहीं, बैठे हैं। आज मैंने सवाल बदला, कहिए काका बैठे हैं क्या? वो बोले, भैया और क्या करें? मैं क्या बताता कि और क्या करें। मैंने कहा आप ही सोचिए कि क्या करें। उन्होंने जवाब दिया, सब सोच लिया, कुछ करो तो आधे अच्छे काम होते हैं और आधे बुरे। कुछ नहीं करने से कोई बुरा काम नहीं होता है। बुरा करने से यही अच्छा है कि बैठे बैठे अच्छा सोचा करो। 26 तारीख की रात 11 बजे पंडित नेहरू ने कहा, मैंने सब फाइलें निपटा दी, मेरा सब काम पूरा हो गया। दूसरे दिन पंडित जी की मृत्यु हो गई। इससे देशवासियों का क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? 26 तारीख की रात 11 बजे पंडित नेहरू ने कहा, मैंने सब फाइलें निपटा दी,
मेरा सब काम पूरा हो गया। दूसरे दिन पंडित जी की मृत्यु हो गई। इससे देशवासियों को क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? ये कि अपना काम पूरा करना खतरनाक है। जिसकी फाइलें पूरी हो जाए उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसे जीवित रहना है और देश की सेवा करनी है, वो फाइलें कभी पूरी नहीं करेगा। जिसकी टेबल पर फाइलों का जितना बड़ा ढेर होगा वो उतना ही दीर्घायु होगा और उतना ही बड़ा देश सेवक होगा। शासन में मंत्री से लेकर क्लर्क तक वो मेरी श्रद्धा के पात्र है, जो कभी काम पूरा नहीं करते। वो देश के लिए जीवित रहना चाहते हैं। केंद्र सरकार को सहज हिदायत देना चाहते हैं कि जो काम पूरा कर देगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो मरकर अपनी सेवा से वंचित करना चाहता है। डायरी में निठल्ले की चिंतन और अनुभव के ऐसे अंश और भी बहुत है। आगे एक जगह लिखा, अब मैं ऊब गया हूं। मैंने दुनिया के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच डाला है। मैंने आसमान से रोटियां बरसवा दी है और चांद से दाल उड़ेली है। मैंने सारे बमों को बोरे में भरकर समुद्र में डलवा दिया है। सारे कारखाने में मजदूरों को दे चुका हूँ। जगह जगह मैंने कल्प वृक्षों के बगीचे लगवा दिए, जिनके नीचे बैठकर लोग इच्छा पूरी कर रहे हैं। सारी सुंदरियों को मैंने उनके प्रेमी उपलब्ध करवा दिए हैं और कोई विराहिणी नहीं बची है। सारे कवि मुझे गाली दे रहे हैं और चच्चा की गीत लिख रहे हैं। अब मेरे लिए कुछ सोचने को नहीं बचा। अब मैं कुछ काम दिन घूम घूम कर दूसरे काम में दखल दूंगा। कल से ही मेरा दखल अभियान शुरू होगा। मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ दूसरे के काम में दखल दूंगा। आगे के पन्नों में निठल्ले के अनुभव लिखे जो जैसे के तैसे प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कहानी कंप्लीट हुई है, निठल्ले का दर्शन। अच्छी कहानी है। फिर हम फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज।